ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए, विगत 23 नवंबर 2025 को आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2026 के संपादित अंश। प्रणाम, नमस्कार, सुस्वागतम। आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में मैं नीलम मलकानिया और मेरे साथी कमल किशोर बड़ाइक दुनिया के सबसे बड़े कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन में संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं की कविताएं हिंदी वर्णमाला के अनुसार आप सुन सकेंगे। परंतु इसकी शुरुआत हमारी देव भाषा संस्कृत से होगी। तो बिना किसी विलंब के सबसे पहले आइए सुनते हैं संस्कृत भाषा की कविता। हमारे बीच हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी ऋषभ कुणाल। आपने युवा काल में ही अपनी कविताओं के अनेक धरातल तय किए हैं। उम्र भले छोटी हो, पर आपकी कविताएं आकाश के पार तक जाती हैं और जीवन के नए दृष्टिकोण हमारे सामने रखती हैं। नई नजर से त्रिनेत्रधारी महाकाल को किस रूप में देखा और समझा जा सकता है, इसी स्तुति को हर्षपूर्वक अपने स्वर से आराध्यातित कर रहे हैं श्री ऋषभ कुणाल। जोरदार तालियों से स्वागत ऋषभ जी का। महाकालाष्टकम मुनीन्द्रैरकामैर्धिया ध्यायमानं सुरेन्द्रादिदेवैः सदा सेव्यमानं तमोज्जैनदेशस्थशिप्रातटस्थम् महाकालमीडे मृडङ्कालकालं महाकालमीडे मृडङ्कालकालं जटाजूटजालोलसचन्द्रशोभम् पलाशप्रसूनार्चिताङ्घ्रि प्रदेशम् अवन्तिस्थसिंहस्थकुम्भाभिरामम् महाकालमीडे मृडङ्कालकालम् श्मशानाग्निभस्माङ्गभस्माङ्गरागं
पिनाकप्रनष्टासुरप्राणजालम् भुजङ्गप्रदिग्धोत्तमाङ्गस्रजन्तम् महाकालमीडे मृडङ्कालकालम् त्रिशूलैस्त्रिदुःखत्रिशूलं हरन्तं डमड्डिं डमड् ढक्कया नादयन्तं त्रिनेत्रं हरं व्याघ्रचर्माम्बरं तं महाकालमीडे मृडङ्कालकालम् मृकण्डात्मजं भक्तमुज्जीवयन्तं सुरारिव्रजं लीलया नाशयन्तं त्रिकाले वसन्तं त्रिकर्मान्तकं तं महाकालमीडे मृडङ्कालकालम् भवेविष्टपानां भवं स्थाणुमीशं स्थितौ शङ्करं सर्वभूताधिवासं लये ताण्डवाडम्बरं रुद्ररूपं महाकालमीडे मृडङ्कालकालम् विरक्ताभिषेक्तं परं रक्तलिङ्गम् अनङ्गस्य चाङ्गं दृशादाहयन्तं सदा भूतिसक्तं विभूतिप्रदं तं महाकालमीडे मृडङ्कालकालम् विषागारसंसारपारं न जाने न भुक्तिं न सिद्धिं विमुक्तिं न याचे वरं चैवमेकं मुदा सर्वदाहं महाकालमीडे मृडङ्कालकालम्। संस्कृत भाषा की इस कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच हैं राजधानी दिल्ली की रहने वाली अध्यापिका सुश्री ममता जयंत। मनुष्य ना कहना कविता संग्रह आपकी चर्चित कृति है। इसी कविता से आपने लौकिक और अलौकिक दुनिया के अंतर को बहुत ही करीब से महसूस किया है और महाकाल के अर्थ को स्पष्ट करने की भरपूर और प्रेरक कोशिश भी की है। तो आइए ममता जयंत जी से सुनते हैं संस्कृत की इस कविता का भाव रूप उनके अपने शब्दों में। कविता का शीर्षक है महाकालाष्टकम। मुनिजन हो निष्काम जिन पर ध्यान लगाते हैं, इंद्र समसुर राज जिनकी सेवा करते हैं। शिप्रा के तटवास करें जो, शिप्रा के तटवास करें जो कालों के भी काल हैं। उन महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, उन महाकाल के पद कमलों में वंदन करते हैं। जटाजूट में जिनके शोभित होता शशि प्रकाश है, जिनके चरण पलाशी पुष्प से अर्चित आभामान है। उज्जैनी सिंहस्थ कुंभ से, उज्जैनी सिंहस्थ कुंभ से जिनका शोभागान है। उन महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, उन महाकाल के पद कमलों में वंदन करते हैं। शमशान की राख ही जिनका अंग राग श्रृंगार है,
असुरों का संहार करें जिन हस्त पिनाक विशाल है, विषधर सर्पों से लिपटे जो मुंड माल गलधार है। उन महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, दुखों का है नाश करे नित हस्त त्रिशूल विराज है। डम डम डमरू नाद करे जो परम दयाल कृपाल है, व्याघ्र चर्म को धारण करते पापों के संहारक हैं। उन महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, उन महाकाल के पद कमलों में वंदन करते हैं। जीवित किया मृकंड पुत्र को ऐसे कृपा निधान है, खेल खेल में ही असुरों का करते सहज विनाश है। तीन काल में वास करें जो त्रिविध कर्म को भस्म करें, उन महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, उन महाकाल के पद कमलों में वंदन करते हैं। जीव जगत उत्पन्न करें जो सृष्टि में प्रकाश भरें, बैठे हृदय में पालन करते पोषण और विकास करें। प्रलय काल में रौद्र रूप धर तांडव कर प्राकट्य रहें, उन महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, उन महाकाल के पद कमलों में वंदन करते हैं। जो अनंग के अंगों को भी अग्नि ज्वाल से राख करे, भूति से है लिप्त सदा विभूति नित्य प्रदान करें, उन महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, उन महाकाल के पद कमलों में वंदन करते हैं। दुख और दर्द से पीड़ित हैं सब विस्मय यह संसार है, भुक्ति की नहीं सिद्धि भी नहीं ना मुक्ति की आस है। एक ही वरदान है मांगे सदा समय निष्काम रहे, उन महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, उन महाकाल के पद कमलों में वंदन करते हैं। शुक्रिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। महाकाल की स्तुति को साथ लिए हुए पार्वती शिव के साथ क्यों नहीं चली, इसकी वास्तविकता को पहचानते और नीम की महत्ता को जानने, रेखांकित करने और कुछ नीम के पत्ते वाले कपड़े पहनने वालों की इस वैभव भरी दुनिया में आपको लिए चलते हैं। सुनते हैं असमिया कविता नीम उग रहा है। हमारे बीच हैं गुवाहाटी की घाटी और माटी से पधारे असमिया के मूल कवि डॉक्टर बिनोय कुमार मजूमदार। आप एक बेहतरीन कवि ही नहीं बल्कि समालोचक हैं, संपादक हैं, कानूनविद हैं और समाजसेवी भी हैं। आपकी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित किया गया है। डॉक्टर बिनोय कुमार मजूमदार। নিম গছজোপাৰ নতুন নতুন পোখা মেলিছে। ছোৱালীজনী যেতিয়া ফুটপাথেৰে খোজকাঢ়ি যায়, লুইতখন দীঘলী পুখুৰীৰ ফালে ফুৰিবলৈ আহে। তাইৰ চোলাটো নিম পাতেৰে ভৰা। আমাৰ পিনে স্কাৰ্ট পিন্ধা ছোৱালীয়ে ৰাতি দিনে নিম পাতৰ চিনেমাহে চায়। চিনেমা চালে মাখি পৰিবই। নিম পাতৰ চোলা পিন্ধিবলৈ তাইক মাকে কৈছিল। निपिंधार मजा पाई गुल बाप्पे के। इस असमिया कविता का हिंदी भाव लेकर हमारे बीच हैं छपरा बिहार से पधारे हिंदी के जाने माने कवि और शायर श्री विशाल कुमार जी। हिंदी और असमिया के साथ साथ मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली के भी आप अच्छे जानकार हैं। हम हूँ काहिले और प्रीत का खेल आपकी बहुचर्चित कृतियाँ हैं। तुमको निहारता हूँ सुबह से ऋतंभरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। पौधे झुलस गए हैं मगर एक बात है, मेरी नज़र में अब भी चमन है हरा भरा। आइए सुनते हैं असमिया कविता का हिंदी अनुवाद। नीम नौ कोपल ले बार बार उग रहा है तो सकारात्मक विश्वास जैसे जग रहा है। लड़की प्रकृति की पगडंडी पर चल रही है, लंबी नदी भी ताल मिलन को मचल रही है।
नीम के पत्ते पवित्रता, परंपरा, सभ्यता के स्वरूप में भर गए हैं लड़की के आंचल में। गंवई बेटियां सिनेमा देखती हैं, परंतु माँ नीम के पत्ते पहनने का सुमंत्र देती है, क्योंकि नीम के पत्ते सुरक्षित संस्कार है। यह दार्शनिक दूरदृष्टि है हर एक माँ की। बर्ट्रैंड रसेल का एलिस के प्रति समर्पण दर्शाता है आधुनिक प्रेम के विश्वास को। वहीं शिव पार्वती का संगम प्रमाण है यहाँ जन्म जन्मांतर के शाश्वत प्रणय संबंध का। सीमा पर तैनात सैनिक दूरभाष केंद्र से पत्नी को पैसे संग सलाह भी भेजता है। दांत दर्द को नीम का दातून खत्म करता है। नीम एक औषधि है, साहस है, हिम्मत है, मातृभूमि के लिए भी, परिवार के लिए भी। दायित्व बोध है, पत्नी के लिए भी, सैनिक के लिए भी। और बात करते हुए पत्नी के आंसू गालों पर लुढ़कता देख सैनिक नहीं रोता है। समुद्र सा अपने खारेपन में नदी की मिठास को सहेजता समेटता हुआ, पर कभी नहीं रोता, वह तो लगा रहा है सुरक्षित करवाहट से भरा नीम का पेड़। नीम नौ कोपल ले बार बार उग रहा है, तो सकारात्मक विश्वास जैसे जग रहा है। नीम उग रहा है, नीम उग रहा है, नीम उग रहा है। असम की वादियों और घाटियों से उतरकर आइए चलते हैं अब सागर किनारे। सुनते हैं उड़िया कविता। उड़िया कविता लेकर हमारे बीच पधारे हैं तूफानी समुद्र और नदी की तेज धारा को लांघते हुए डॉक्टर भगवान जय सिंह। आपके कुल 9 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उड़ीसा साहित्य अकादमी सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। निर्वासन रे पक्षी और घोष यात्रा आपकी चर्चित कृतियां हैं। दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य पथ पर बढ़ते रहने का साहस दिखाती आपकी कविता हर किसी को संकल्पबद्ध रहने के सलीके सिखाती है। डॉक्टर भगवान जय सिंह। मोर ओडिया कवितार शीर्षक लक्ष्य पथ। आज मते आग को जीवार अच्छे। बाटरे बात्याग्रस्त समुद्र कि भीतिप्रद जंगलंग उपद्रव को मानिवार नहीं। नईर प्रखर स्रोत आहला मारी लक्ष्य स्थल रे पहुंचीवार अच्छे। झड़ आसू झंझा आसू। आपकी इस उड़िया कविता का हिंदी भाव अनुवाद लेकर हमारे बीच हैं दिल्ली की ही रहने वाली श्रीमती रूबी मोहंती जी। ख्वाहिशों का मेन्यू कार्ड आपकी लोकप्रिय कृति है। आपको देश विदेश के अनेक सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। श्रीमती रूबी मोहंती जी। शीर्षक है लक्ष्य की ओर। मुझे आगे बढ़ना है, हाँ आज मुझे आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य पथ पर। रुकना नहीं है तूफानी समुद्र के आगे, झुकना नहीं है डरावने बीहड़ के आगे। लांग कर नदी की तेज धारा पहुंचना है अपने लक्ष्य पर। हाँ आज मुझे आगे बढ़ना है। चाहे आए तूफान या दिखे आकाश में धूमकेतु, आसमान से बरसे आग के गोले या घनघोर बारिश से ऊबड़ खाबड़ हो जाएं रास्ते, मगर मुझे रुकना नहीं है, पहुंचना है अपने लक्ष्य पर। मुझे आगे बढ़ना है। माँ की दुआ, धरती का आशीष और संगी साथियों को लेकर आगे बढ़ते जाना है। ना मैं टूटूंगा असहनीय पीड़ा से, ना गर्व से नाचूंगा अपनी कोशिशों पर। मुझे फहरानी है विजय पताका पर्वत शिखर पर अपने तपोबल से। पाया है मैंने शत्रु को परास्त करने का कौशल। रौंदते हुए उसकी हथेलियां, हाथों में लहराते हुए दधीची की अस्थियां उतारनी है मुझे इस धरा पर। शांति की अजस्त्र धारा लिए, इसीलिए आगे ही बढ़ना है मुझे। धरती के शरीर पर
रेंगते हुए दिव्यांग की तरह पार करूंगा ये उम्मीदों का पहाड़। मेरे कंधों पर सजे हैं आने वाले कल के स्वर्ण कलश। जुड़ा है मेरा जीवन का संपूर्ण पराक्रम इसी लक्ष्य से। इसे प्राप्त करना है मुझे, इसे प्राप्त करना है मुझे, निरंतर आगे बढ़ना है मुझे। परवाह नहीं है मुझे तुम्हारे द्वेष की, तुम्हारे ईर्ष्या की, ना परवाह है संसार की बाधाओं की। लगा चुका हूं तिलक अपने भाल पर, अपने पवित्र मिट्टी का। और देखो खड़ा हूं मैं, और देखो खड़ा हूं मैं संपूर्ण गर्व के साथ अपने लक्ष्य पर। विजय की अनुपम आभा लिए मैं बढ़ता रहूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा इसी तरह अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सुनते हैं उस भाषा की कविता जिसमें नज़ाकत है, नफासत है, शरारत है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की सामूहिक शब्दों की भरी पूरी जमानत है। और इसी सलीकायत को हमारे बीच लाए हैं भोपाल से पधारे डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी। आपकी लगभग 1 दर्जन कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको साहित्य अकादमी सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। तो आइए उर्दू भाषा की कविता के लिए आवाज दे रहे हैं जनाब अंजुम बाराबंकवी जी को। ये गजल के चंद शेर हैं, वो आपके हुजूर अर्ज करता हूँ। हर तरफ धूम है लफ्जों की बदौलत मेरी, हर तरफ धूम है लफ्जों की बदौलत मेरी। कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी, हर तरफ धूम है लफ्जों की बदौलत मेरी। कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी। मतलब सानी अर्ज करता हूँ। हौसला मेरा बढ़ाने लगी वहशत मेरी, हौसला मेरा बढ़ाने लगी वहशत मेरी। अब तो मिल जाएगी खोई हुई जन्नत मेरी, अब तो मिल जाएगी खोई हुई जन्नत मेरी। बतौर ख़ास ये शेर अर्ज करता हूँ। एक कागज़ पे मेरा नाम पता भी लिख लो, एक कागज़ पे मेरा नाम पता भी लिख लो। जाने किस मोड़ पे पड़ जाए ज़रूरत मेरी, जाने किस मोड़ पे पड़ जाए ज़रूरत मेरी। नूर हूँ नूर मोहब्बत के खरे रंगों का, नूर हूँ नूर मोहब्बत के खरे रंगों का। दूर तक फैली है दुनिया में हुकूमत मेरी, दूर तक फैली है दुनिया में हुकूमत मेरी। ये भी शेर सुनिएगा। मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ फिर भी,
मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ, फिर भी लोग करते हैं हवाओं से शिकायत मेरी, लोग करते हैं। मैं तो मामूली सा मिट्टी का दिया हूँ, फिर भी लोग करते हैं हवाओं से शिकायत मेरी। ये भी शेर सुनिएगा। ऐसे कुछ लोग हैं इस शहर में बेकीमत से, ऐसे कुछ लोग हैं इस शहर में बेकीमत से, जो घटाने पे तुले रहते हैं कीमत मेरी, जो घटाने पे तुले रहते हैं कीमत मेरी। आखिरी शेर और आपकी मोहब्बतों को सलाम। ये ज़मीं तुमको बताएगी कि कब कब मुझ पर, ये ज़मीं तुमको बताएगी कि कब कब मुझ पर, ये ज़मीं तुमको बताएगी कि कब कब मुझ पर आफतें आई हैं, टूटी नहीं हिम्मत मेरी, आफतें आई हैं, टूटी नहीं हिम्मत मेरी। हर तरफ धूम है लफ्ज़ों की बदौलत मेरी, कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब जानते हैं कि उर्दू भाषा हमारी बोलचाल, रहन सहन, संस्कृति में इतनी घुल मिल गई है कि हिंदी भाषा से इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए अनुवाद तो इसका आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पर। तो आइए सीधे चलते हैं शहरों की आधुनिक दुनिया में, सुनते हैं कविता महानगर में महामाया। कर्नाटक की खूबसूरत धरा तुमकुर से शब्दों के नवांकुर लेकर हमारे बीच पधारी हैं डॉक्टर गीता वसंत। अपनी वासंतिक आभा के साथ नारी के वृहद रूपों को कभी शब्दों में छुपाती हैं, कभी हौले हौले बताती हैं, बहुत कुछ हमें समझाती हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। सुनते हैं कन्नड़ कविता महानगर में महामाया। ನನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯೆ. ಚುಮು ಚುಮು ನಸುಕು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಕಸಬರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಹಾಮಾಯೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಿವನ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಗಂಜಿ ಬೇಯುವ ಘಮಕ್ಕೆ ಮೂಗರಳಿಸಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೋತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿದು ಬಂದ ನಿಮಗೂ ತುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. डॉक्टर गीता बसंत की इस कन्नड़ कविता का हिंदी भाव लेकर हमारे बीच मौजूद हैं साहित्य अकादमी दिल्ली में कार्यरत सुश्री लक्ष्मी भगत। आपकी अनेक कविताएं जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आप लंबे समय से संपादन से जुड़ी हुई हैं। सुनते हैं कन्नड़ कविता का हिंदी अनुवाद। जंगल पहले गांव बना, जंगल पहले गांव बना, फिर कस्बा, उसके बाद नगर, आते आते महानगर तक फिर से जंगल हो गया। हम आवाज दे रहे हैं कवयित्री लक्ष्मी भगत को। कविता का शीर्षक है महानगर में महामाया। इससे पहले कि धीरे धीरे धुंधला सा उजास हो, निकल आती है हाथ में झाड़ू लिए महामाया।
पक्षियों के साथ काम करते हुए दुनिया से मुंह मोड़ लिया है उसने। जब आप भटक रहे होते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में, वह चुपचाप बैठी उबलते हुए दलिया की खुशबू ले रही होती है, खिला रही होती है थके आ रहे भूखे लोगों को। तंबाकू के पाउच, खाली बोतलें, क्रांतिकारियों के पर्चे, काला जादू, मंत्र, वशीकरण तंत्र, रहस्यमय विज्ञापन, मॉल में बिकने वाले सामान की पर्चियां, सबको इकट्ठा कर करीने से ढेर बनाकर रख देती है। वह दुनिया भर की गंदगी साफ करती है जो रात भर जलती और लहकती रहती है। प्रसव कक्ष की रक्त गंध, पेट की ऐंठन से निकलते कचरे, नवजात शिशु की देह से लिपटे लिजलिजे पदार्थ, सबसे परिचय है उसका। उसने तो गोद में भी लिया है कूड़ेदान में रोते हुए परित्यक्त शिशु के दुबले शरीर को। सुख के पीछे चलती दुख की छाया को जानती है वह अच्छी तरह। उसकी हथेली में धड़कता है सारी दुनिया का दिल। इन्हीं हाथों ने बच्चों का मलमूत्र धोया है, बूढ़ों का वमन किया है साफ, सहन की है मुर्दा घर की दुर्गंध और रसहीन यथार्थ का किया है स्पर्श। जब सूरज झांकता है उसकी झाड़ू के तिनकों के बीच से, तो सारा संसार ही उसे गंदे बच्चे की तरह नजर आता है। वह उसकी आंखें पोंछती है, रोशनी में नहलाती है और साफ कपड़े में लेती है लपेट। जीवन और मृत्यु की स्वाभाविक सुंदरता को तत्व शास्त्र का जामा पहनाने की आपकी शर्मिंदगी को देख खिलखिला कर हंस पड़ती है। वह आंचल हटाकर बच्चे को कराती है अपना स्तनपान और उस क्षण विशेष में खुद को विस्मृत कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था अनुवाद कन्नड़ कविता का। और कविता में और अनुदित कविता में हमने ये देखा कि हमारे आसपास की जो स्त्रियां हैं वो क्या क्या भूमिका निभा रही हैं, किन किन भावों के साथ। तो आइए अब चलते हैं कोंकण की खूबसूरत तट की ओर, जहाँ न केवल सागर चांद से बातें करता है बल्कि पूनम की रात को लहरों की सेज बिछाकर उसके सारे दर्द और खुशियों को भी बांटता है। कोंकण के तट से संवेदनाओं के गहरे कुंज लेकर हमारे बीच कोंकणी के वरिष्ठ कवि श्री रमेश घाड़ी जी की उपस्थिति है। गोवा साहित्य अकादमी सहित आपको दर्जनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपकी कई रचनाएं पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। आप साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखते रहे हैं। श्री रमेश घाड़ी जी कोंकणी की कविता आप तक पहुंचा रहे हैं। म्हज्या कवितेचें नांव आसा म्हाका कांयच फरक पडचो ना। म्हाका कांयच फरक पडचो ना। मागीर तुमी म्हजी तकली पुर्वेक करात वा पश्चिमेक, उत्तरेक करात वा दक्षिणेक, म्हाका कांयच फरक पडचो ना। ती घशीन काळी जाल्ली दिवली, ती घशीन काळी जाल्ली दिवली म्हज्या पांया कडेन पेटयात वा तकले कडेन, भुजा कडेन, ना तर दाव्या दोक्या कडेन, म्हाका कांयच फरक पडचो ना। म्हाका कांयच फरक पडचो। इस कोंकणी कविता का हिंदी अनुवाद लेकर हमारे बीच हैं युवा कवयित्री कनुप्रिया। आप बचपन से ही कविता से जुड़ी हुई हैं। आप आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रस्तुत करती रही हैं। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से भी जुड़ी हुई हैं। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। हम आमंत्रित कर रहे हैं युवा कवयित्री कनुप्रिया जी को। शीर्षक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे तुम मेरा सिर उत्तर की तरफ करो या दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ करो या पश्चिम की तरफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह कालिक से सना दीप, वह कालिक से सना दीप मेरे पैरों के पास जलाओ या सिर के पास, कंधों के पास या दाहिने टखने के पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुले मेरे मुंह में तुम, खुले मेरे मुंह में तुम, फिर चाहे
गुड़ डालो या डालो चीनी, माथे पर काली राख लगाओ या लगाओ लाल सिंदूर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांस की अर्थी को मेरी, बांस की अर्थी को मेरी कंधा देगा कौन, चिता को मेरी आग देने का होगा पहला किसका मान। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तमाशा यह मुफ्त का मुझे, लेकर मेरा नाम कौन चीखेगा चिल्लाएगा, तीर्थ स्थान में लोटा ले जाकर नदी में कौन बहाएगा। अरे वह मेरी हड्डियों की राख तुम गंगा में बहाओ या बहाओ ले जाकर घर के पीछे नाली में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12वें दिन रसोई में, 12वें दिन रसोई में खाना क्या बनेगा, पुरानी यादें याद कर मेरी कोई गमछे कितने भिगोएगा। सूतक खत्म हो गया, कह रिश्तेदार खुशी से जाकर सो जाएंगे। सो जाने दो बेचारों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केले के पत्तों पर पिंड रखकर को कौन पुकारेगा, आरे कागा खारे पिंड करुणा से कौन बुलाएगा। वह लालची मुड़ी कोआ फिर नोच नोच कर पिंड खाएगा या दूर उड़ जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तन का खून सुखाकर बड़ा करते हैं हम तुमको, तन का खून सुखाकर बड़ा करते हैं हम तुमको, फिर बुढ़ापे में हम ही तुम पर बोझ हो जाते हैं। अब तुम्हारी नजरें जमीन और संपत्ति पर हैं, बोलो हुए कभी सफल तुम माँ बाप के बगैर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए विधि देहांत के बाद, पिंडदान महालय श्राद्ध, हो सके तो बुढ़ापे में कंधों का सहारा बनकर देना हमारा साथ, सिर्फ देना हमारा साथ। धन्यवाद कनुप्रिया जी। कोंकण की खूबसूरत वादियों से आइए अब और खूबसूरत वादियों में चलते हैं। हम अब आपको लेकर चल रहे हैं कश्मीर। देवदार के घने लंबे वृक्ष चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। अंतरिक्ष के जो नीले समुद्र में सितारे खो जाते हैं वो कश्मीर में हमें बर्फ के रूप में फिर से मिल जाते हैं। जंगल में बांसुरी की लय के साथ हमें पूरी तरह अपनी वादियों के आलिंगन में समा लेती है जो जगह, वहाँ से हम आवाज़ देकर बुला रही हैं। कश्मीरी कविता के साथ श्रीनगर से हमारे बीच हैं जाने माने कवि मोहम्मद यूसुफ राठेर। आप कवि हैं, कहानीकार हैं, अनुवादक हैं, संपादक हैं, समीक्षक हैं, यानी साहित्य की जितनी विधाएं होती हैं उन सभी में आप रचना करते आए हैं। लगभग 1.5 दर्जन किताबें आप लिख चुके हैं। बेहतरीन अनुवाद के लिए आपको अनेक संस्थानों ने सम्मानित किया है। तो सुनते हैं मोहम्मद यूसुफ जी से उनकी कश्मीरी कविता। मैंने नज़्म हुंद अनवान छो रूह तराज अथ खोखरिस नरकनिस मज क्या गुपित खबर छा, अथ खोखरिस नरकनिस मज क्या गुपित खबर छा, फक दी बारो हंग मंग त्रावी बाख त्यावी जामन चाख। इस कश्मीरी कविता के हिंदी भावानुवाद के लिए हम आवाज दे रहे हैं जाने माने कवि, प्रसारण कर्मी और अनुवादक डॉक्टर उपेंद्र रैना जी को। आपके लगभग 1 दर्जन कृतियां सामने आ चुकी हैं। आकाशवाणी के लिए आप अनेक श्रेष्ठ कार्यक्रमों का निर्माण कर चुके हैं। आपको देश विदेश के अनेक सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। कश्मीरी और हिंदी भाषा के लिए अनेक नाटकों और कार्यक्रमों का लेखन और आप निर्देशन भी कर चुके हैं। बांसुरी से सीख ले सबक ए जिंदगी, छेद है कितने सीने में फिर भी गुनगुनाती है। हम आवाज दे रहे हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी को। इसका शीर्षक है आत्मा और रहस्य। आखिर कौन सा रहस्य छुपा है इस खोखले बांस की कलम में, मालूम नहीं अनभिज्ञ हैं कौन सा रहस्य है। बस फूक भरने से अनायास होती है नाद ध्वनि ऐसी, यूं ही रुदन सा होने लगता है।
चीर फाड़ देते हैं गिरेबान अपने। पता नहीं कौन सा क्या छुपा है इसमें, इस खोखले बांस की कलम में। खींच लेता ऐसे आकर्षित करता है किसी चुंबक की तरह अपनी ओर। दूर वनों में पहाड़ के शिखर पर यही कोई 20-25 वर्ष का चरवाहा पाषाण शैया पर लेटे अपनी छड़ी का सिरहाना बनाए खोया हुआ है अंतरिक्ष की असीमता में। जैसे रात्रि में कोई राजा लेटा हुआ है हरे मखमली बिस्तर पर। देवदार के वृक्षों से छन के आ रहा यही कोई मधुर संगीत। प्रेम नृत्य में मस्त हैं जंगली फूल और तितलियां। उस वन में यही तो बांसुरी की लय का जादू है। पता नहीं कौन सा रहस्य इसमें है, क्या छुपा है इस खोखले बांस की कलम में। क्या तुम जानते नहीं हो लल्लेश्वरी ने बस अपने ही रहस्य से घट के भीतर ही सरोवर का रूप दिखा दिया था। कात कात कर धागा क्यों न झील में सराबोर किया जाए, जो कमल नाल को चीर कर मोहक फूल खिला दे कमल के, और जलधाराओं को सुनाए ललवाख लल्लेश्वरी की वो गाथा, वो कथा। पता नहीं इस खोखले बांस की कलम में क्या राज छिपा है, इसमें क्या रहस्य छिपा है। रोम के राजा ने आत्मसात किया था इस रहस्य को अपने भीतर, अपने अंतःकरण में खोला था परत दर परत। और इसकी परतें बस सिर्फ उनके लिए जो इस रहस्य को अपने ही भीतर आत्मसात कर पाए। क्यों काट दिया गया था उस कलम को अपने मूलाधार से। आखिर कौन सा रहस्य छुपा है इस खोखले बांस की कलम में। आश्चर्य है, मालूम नहीं, अनभिज्ञ है सब, कौन सा रहस्य इसमें है। मैंने भी इस कलम को तराश कर जुबान दे दी और सिहाई के बदले पिला दिया इसको अपने जिगर का रक्त, बस इसलिए कि शायद यह रहस्य हमें भी बता दे। पता नहीं कौन सा रहस्य क्या छुपा है इस खोखले बांस में। मालूम नहीं, अनभिज्ञ है, मालूम नहीं, हम सब अनभिज्ञ। धन्यवाद। साथियों, इस वर्ष वंदे मातरम गीत के 150वें वर्ष का उत्सव पूरा देश मना रहा है। माटी को अपने शब्दों और स्वरों में जिन कवियों ने ढाला वो भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं और राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की हिम्मत, ताकत, हौसला देती हैं। आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी को उनकी आत्मिक हिम्मत और ताकत के लिए जानती है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कविता के अनेक धरातल कवियों को दिए हैं, तो आज भी किसी अंधेरे कोने में वो रोशनी हम तक पहुंचती है। महात्मा गांधी की पावन भूमि से हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर हरद्वार गोस्वामी। आपकी कुल 41 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। गुजरात सरकार सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आपको लगभग 2 दर्जन पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। सुनते हैं हरद्वार गोस्वामी जी की गुजराती कविता। प्यार की एक कविता गुजराती में। अमथा अमथा राते फरता एक दीवो प्रगटावी देने। अमथा अमथा राते फरता एक दीवो प्रगटावी देने। अंधाराने कोस्या करता एक दीवो प्रगटावी देने। अमथा अमथा राते। इस गुजराती कविता का हिंदी अनुवाद लेकर हमारे बीच आए हैं गुजरात के सूरत शहर से वरिष्ठ कवि, भाषाविद, पत्रकार और प्राध्यापक डॉक्टर भरत ठाकुर जी। आप साहित्य के साथ साथ अनेक सेमिनार और छात्र उपयोगी कार्यक्रमों से निरंतर जुड़े रहते हैं। आपको सैकड़ों राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप देश की कई बड़ी शैक्षिक और साहित्यिक संस्थाओं के अध्यक्ष और
संयोजन से भी जुड़े हुए हैं। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम आवाज दे रहे हैं गुजराती कविता का हिंदी अनुवाद के लिए डॉक्टर भरत ठाकुर जी को। गुजराती कवि हरद्वार गोस्वामी की रचना है एक दीपक जला दे रे। बेमतलब यूं ही रात को घूमते एक दीपक जला दे रे, अंधेरे को कोसने से बेहतर एक दीपक जला दे रे। समंदर के ये दस्तावेज तेरे नाम पर ही है, मझधार में तैरते तैरते एक दीपक जला दे रे। नई पीढ़ी के नाम कर्जा मुट्ठी भर उजाला, आखिरी दम भरते भरते एक दीपक जला दे रे, आखिरी दम भरते भरते एक दीपक जला दे रे। मंदिर में तो झिलमिलाते झूमर, ऊपर सूरज चमके, एक झोपड़ी की ओर खिसकते, एक झोपड़ी की ओर खिसकते एक दीपक जला दे रे। सांसों में सोई शामें फिर जुई को मिलने भागे, किसी अनजाने की यादों की आहट में, किसी अनजाने की यादों की आहट में एक दीपक जला दे रे, एक दीपक जला दे रे। बेमतलब यूं ही रात को घूमते घूमते एक दीपक जला दे रे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक का प्रकाश सभी तक पहुंचता है तो बहुत कुछ जो नहीं चाहिए वो घटा देता है। हमको नफरत का पहाड़ा न कभी याद हुआ, हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा जानते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम आपको लेकर चल रहे हैं खूबसूरत वादियों में। सुनते हैं डोगरी कविता, जहां प्रकृति की सारी दौलत होते हुए भी ये चिंता व्यक्त की गई है कि कब हम उन दिनों में लौटेंगे जहां ये धरा फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। डोगरी कविता के साथ हमारे बीच हैं बिशन सिंह दर्दी। आपकी अब तक लगभग 12 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य अकादमी सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। सुनते हैं डोगरी कविता, बिशन सिंह दर्दी जी। ग्लोबल वार्मिंग आज की मेरी कविता का विषय है और इसका सरलेख है कुदरत। कुत पासे दा खुशियां लईए झोली भर गए, इस मसले पर जेकर सोच विचार नहीं करगे, होश करो किश कुदरत दे नहीं नियम तरोड़ो, कुदरत जिसलै नियम तरोड़ फीके करगे। चानन चिट्टे पहाड़ें दा बर्फीला पानी, शर शर बगदे नाड़ू भी बनी जांगन कहानी, बोलियां सूटे खूह तला सब सुगदे जा। इस डोगरी कविता का हिंदी अनुवाद लेकर हमारे बीच मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की ही वरिष्ठ कवयित्री और संपादिका डॉक्टर गीतांजलि नीरज अरोड़ा गीत। आपके अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देश विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। सुनते हैं डोगरी कविता का हिंदी अनुवाद। हम आवाज दे रहे हैं डॉक्टर गीतांजलि नीरज अरोड़ा गीत जी को। मेरी कविता का शीर्षक है कुदरत। कुदरत जब नियम तोड़ेगी तब तुम क्या करोगे? कुदरत जब नियम तोड़ेगी तब तुम क्या करोगे? कुदरत की अनसुनी कर क्या यूं ही बेमौत मरोगे? कुछ तो होश करो, कुछ तो होश करो, अब जागो, मत नियम कुदरत के तोड़ो। जब कुदरत ही नियम तोड़ेगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? उज्जवल धवल पर्वतों का बर्फीला पानी, झरझर बहते झरनों की भी बस रह जाएगी कहानी। बावड़ियां उत्सकूप सब सूख रहे हैं, अक्षय जल भंडार भी अब घटते जा रहे हैं, अक्षय जल भंडार भी अब घटते जा रहे हैं। विपदा सामने खड़ी है, विपदा सामने खड़ी है, यदि सोच ना करोगे, जब सूखेंगे घाट ताल तब जल कहाँ से भरोगे? कुदरत जब नियम तोड़ेगी तब तुम क्या करोगे? मौसम में तब्दीली अचानक यूं नहीं है आती, ये खतरे की है घंटी हमें बार बार बतलाती। सदियों से जमी हिमालय चोटी, सदियों से जमी हिमालय चोटी भी अब धीरे धीरे पिघल रही है। हर पल कुदरत हमें दे एक संदेश रही है, बेकाबू जल का उफान, सागर की मनमस्तियाँ, अक्सर सुनामी बन बहा ले जाता है बस्तियाँ। हरे भरे जंगल भी विनाश से नहीं बचेंगे,
हरे भरे जंगल भी विनाश से नहीं बचेंगे, संसाधन सभी सांस लेने के राख बनेंगे। तापमान यूं ही बढ़ता गया तो सोचो तब क्या करोगे? कुदरत जब नियम तोड़ेगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? तौबा ये विकराल प्रदूषण, तौबा ये विकराल प्रदूषण, ये गाड़ियों का उड़ता धुआं, उगल रही है अपने मुंह से जहर चिमनियां। हर तरफ मौत खड़ी, हर तरफ मौत खड़ी जैसे मकड़ी के जाले। ना सुनी कुदरत की तो लग जाएंगे सांसों पर ताले। अभी ना सोचा समझा अगर ना ये बात विचारी, समय गवा की जो चिंता वो किस काम की बेचारी। समय गवा की जो चिंता वो किस काम की बेचारी। किसको दोष दोगे तब, किसको दोष दोगे तब, किससे दिल का हाल कहोगे? किसको दोष दोगे तब, किससे दिल का हाल कहोगे? कुदरत जब नियम तोड़ेगी तब तुम क्या करोगे? कुदरत जब नियम तोड़ेगी तब तुम क्या करोगे? स्वच्छ जीवन जीना चाहो तो सब एक सोच बनाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाओ। पेड़ शुद्ध हवा देकर, पेड़ शुद्ध हवा देकर हमें देते जीवन का वरदान। शीतल छाया, फल गोंद हर रूप में करते कल्याण। आओ मिलकर एक ही सोच का दीप जलाएं, कुदरत की खातिर आज हम यह सौगंध खाएं। धरती का हर कोना, धरती का हर कोना हरा भरा और खुशहाल करेंगे, वरना कुदरत जब तोड़ेगी नियम तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? धन्यवाद। कविता के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन कविता कभी मतलबी नहीं होती। जब जब कविता को सुना जाएगा वो कुछ कुछ तो हमें देकर जाएगी। जैसे ये सवाल हमारे सामने कि अगर कुदरत ने नियम तोड़ा तो क्या करेंगे? तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र हमारी भारतीय पहचान का आधार है। हमारी भावनात्मक एकता इसी रेखा पर खड़ी है। सुनते हैं दुनिया को शास्त्रीयता और शांति का संदेश देती तमिल के जाने माने कवि ए मुरुगन की कविता। श्री ए मुरुगन कविता, कहानी, निबंध, नाटक, निर्देशन आदि अनेक विधाओं से जुड़े हैं। तमिल साहित्य अकादमी सहित आपको लगभग 200 सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। तो ये आपकी रचना धर्मिता की एक लंबी यात्रा बताती है। आपकी अनेक किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री ए मुरुगन जी सादर आमंत्रित कर रहे हैं आपको। कवि தலைப்பு வையகத்தை வென்று வாழ்வோம், வையகத்தை வென்று வாழ்வோம். நல் ஆர்வ இளைஞரையே நாடி வந்தேன், நல் ஆர்வ இளைஞரையே நாடி வந்தேன். நம் நாட்டை நலமாக்க கவிதை தந்தேன், நம் நாட்டை நலமாக்க கவிதை தந்தேன். எல்லாமும் இந்தியாவில் இருந்த போதும், எல்லாமும் இந்தியாவில் இருந்த போதும் श्री ए मुरुगन की इस तमिल कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच हैं दिल्ली के ही ओज के कवि डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक जी। आपको देश विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। अभिव्यक्ति, कृति, आदेश मेरे जैसी कई कृतियां काफी चर्चित रही हैं। आपको भावुक करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक जी तमिल कविता का हिंदी अनुवाद लेकर। कि इच्छुक उत्साही युवकों को खोज लिखी कविता उन्नति की, शक्ति और सामर्थ्य से जिनकी राष्ट्र गढ़े प्रतिमान प्रगति की। दुर्गम पथ भी सुगम हो जाता, युवा जोश जब जगता है। कर संकल्प एकजुटता का, सब जन जुट जाएंगे। ऊंच नीच या छोटे बड़े का भाव न मन में लाएंगे। दुष्प्रवृत्ति का समन करेंगे, निज दायित्व निभाएंगे। कला संस्कृति और तकनीकी शिखर पे निश्चित जाएंगे। और समसामयिक रहेगा चिंतन, शिक्षित सभ्य बनेंगे। क्रियाशीलता कर्मठता का पाठ सभी पढ़ेंगे। और जन जन को ले साथ प्रगति के शिखर पे सभी चढ़ेंगे। मार्ग के अवरोधों से मिलजुल हम सब लड़ेंगे और बैर भाव को मन में किसी के शरण न लेने देंगे। संबंधों के तंतु थाम कर सबसे जुड़े रहेंगे और जागृत कर निज पौरुष को हम विश्व विजय करेंगे। किंतु बलात् चेष्टा कोई किसी से नहीं करेंगे।
और स्नेह करेंगे पड़ोसियों से, पर यह ध्यान रखेंगे उनको उनकी सीमाओं से आगे ना बढ़ने देंगे, और उन्नत तकनीकों का सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। कर प्रयोग नित ज्ञान का नूतन विश्व गुरु हम बनेंगे, और उच्च विचारों को हम अपने चहुदिशी फैलाएंगे। आसपास जो देश हमारे, शांति वहां पर लाएंगे, और आत्मज्ञान की हर सीमा को हम सब पार करेंगे। अर्जित कर नवशक्ति सभी जीवों की रक्षा करेंगे, और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के संवाहक हम बनेंगे। संबंधित आध्यात्म धर्म से रचना श्रेष्ठ करेंगे। मृदुभाषी और मितभाषी हो हम इतिहास रचेंगे। गणित और ज्योतिष के भी सारे प्रतिमान पढ़ेंगे, और चांद सितारों की सीमा से आगे हम जाएंगे। अंतरिक्ष में विजय पताका अपनी हम फहराएंगे, और उच्च विचार शांतिमय जीवन यह हो ध्येय हमारा, और सब देशों से बढ़े मित्रता, फैले भाईचारा। हे प्रभु देना शक्ति हमें, हो मनोकामना पूरी, किंतु न देना अहंकार की बने सभी से दूरी। और सदा नीरा नदियों का देश, प्रतुल औषधियों का यह देश, पखारे सागर जिसके चरण, हिमक्रीट से संयुक्त देश। और महासंतों की पावन भूमि की आगे यशः कीर्ति की उर्मी, हुए हैं गांधी गौतम बुद्ध, अहिंसा दया करुणा की भूमि। स्नेहमय धर्मधुरी यह देश, शक्ति संपन्न महा यह देश। ऋचाएं वेदों की गूंजे, नीति और न्याय का है यह देश। मठों मंदिरों का यह देश, शिलाओं का गिर का यह देश। इवा आओ हम सब जाने, नेह और प्रेम का है यह देश। इसे जानो और पहचानो, अपरिमित शक्तिमंत मानो। गगन हो या कि रसातल हो, पहुंच में अपनी सब मानो। तुम्हारे बल पर उसको देख, मार्ग दे विचलित होकर नग। सिंह और व्याघ्र हो नतमस्तक, तुम्हारा सुन करके गर्जन। और बीत जाए कंप्यूटर काल, प्रसारे कलयुग अपना जाल। नहीं विचलित होना है तनिक, अग्रसर होना है हर हाल। और औद्योगिक युग में भी आज बढ़ेगा आगे अपना समाज। प्रखर मेधा से अपनी सभी जीत लो आभा में आकाश। कर्म में हो करके हम लीन, प्रसारे नेह और प्रेम। उचित अनुचित का करके विचार, परंपरा के पथ से करें प्रेम। हाथ पकड़ेंगे हम सबका, भले असहाय हो या वृद्ध जन। जिएंगे यही भाव लेकर, बराबर देश के हैं सब जन। बने यदि अतुलित बल के धाम, करेगा जग अपना सम्मान। लिए आंखों में मेदा ज्योत, निहारे भावुक ये जहान। बने यदि अतुलित बलशाली, विश्व में गूंजेगा यश गान। विजित कर लेंगे जग सारा, बनेगा ऐसा ये प्रतिमान। इसलिए युवा सभी आओ, करो एक बलि राष्ट्र निर्माण। कि जिस पर रहे तुम्हारा राज, कि गाता रहे जगत यश गान। कि गाता रहे जगत यश गान। कि गाता रहे जगत यश गान। कुछ किताबें काल को जीत लेती हैं, कुछ किताबें काल को जीत लेती हैं, जन्म लेती रहती हैं उनसे नई किताबें। हमारे बीच अब वो उपस्थित हैं जिन्होंने अब तक लगभग 24 किताबें लिखी हैं, अनेक फिल्मों के लिए कई बेहतरीन गीत लिखे हैं। आपको देश विदेश के अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आइए अब सुनते हैं तेलुगु कविता डॉक्टर नंदिनी सिद्धारेड्डी से, हैदराबाद से हमारे बीच इस समय इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए डॉक्टर नंदिनी सिद्धारेड्डी। శీర్షిక మెర్సీ వాల్. అక్కర్లేని వస్తువులిక్కడ వదిలి వెళ్ళండి. అక్కర్లేని వస్తువులిక్కడ వదిలి వెళ్ళండి. చెవులేమో గాని గోడకు జాలి వేలాడుతుంది. చెవులేమో గాని గోడకు జాలి వేలాడుతుంది. डॉक्टर नंदिनी सिद्धारेड्डी की इस तेलुगु कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने रहे हैं राजधानी दिल्ली के ही वरिष्ठ कवि रामकिशोर उपाध्याय जी। आपके अब तक 6 कविता संग्रह, 2 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन से भी जुड़े हुए हैं। आपको देश विदेश के अनेक सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। रातें और सुहानी हुई, ऐसी एक कहानी हुई, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, चिट्ठी एक पुरानी हुई। डॉक्टर नंदिनी सिद्धारेड्डी की कविता
दया की दीवार। अपनी बेकार चीज़ें यहाँ छोड़ दीजिए, अपनी बेकार चीज़ें यहाँ छोड़ दीजिए, शायद यह दीवार सुन नहीं सकती, किंतु इस पर लटकी है करुणा मक्खन जैसी कोमल और आते जैसी स्नेह और जिम्मेदारी से भरी हुई। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं उन्हें यहाँ रख दो, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं उन्हें यहाँ रख दो। किसी ने छोड़े हैं अपने जूते, किसी ने छोड़े हैं अपने कपड़े, पंख फड़फड़ा रही हैं कुछ किताबें, पंख फड़फड़ा रही हैं कुछ किताबें, बेल्ट, टोपी और जिप खुला बैग। बेल्ट, टोपी और जिप खुला बैग, प्लास्टिक के कवरों का एक ढेर फैला पड़ा है। कुछ चेहरे टूटे हुए पंखों से, कुछ चेहरे घिसे हुए घुटनों से। एक हाथ ही काफ़ी है जो जला सकता है हजारों दीपक, एक हाथ ही काफ़ी है जो जला सकता है हजारों दीपक। करुणा, करुणा जो खिला सकती है एक जीवन, करुणा जो खिला सकती है एक जीवन। फिर एक फुटपाथ का क्या औचित्य, बेसहारों का सहारा क्या सजी धजी दीवारों के घरों से बड़ा नहीं होता? क्या बेसहारों का सहारा सजी धजी दीवारों के घरों से बड़ा नहीं होता? यहाँ किसी ने छोड़ दिया है चश्मा, किसी ने सपना, और किसी ने छोड़ दिया है यहाँ इतिहास अपना, और किसी ने यहाँ छोड़ दिया है इतिहास अपना। हो जिसको ज़रूरत, हो जिसको ज़रूरत वो ले जाए इनमें से जो उसे हो पसंद, लेकिन उसे छूने से पहले, लेकिन उसे छूने से पहले किसी की यादों से गुजरना पड़ेगा, विशेषकर उन्हें जो बेकार समझते हैं, विशेषकर उन्हें जो बेकार समझते हैं। लेकिन यहाँ हर रखी हर चीज़ के पीछे, लेकिन यहाँ रखी हर चीज़ के पीछे छोड़ने वाले ने, लेकिन यहाँ रखी हर चीज़ के पीछे छोड़ने वाले ने अपना दिल भी रख छोड़ा है। लेकिन छोड़ने वाले ने यहाँ हर चीज़ के पीछे अपना दिल भी रख छोड़ा है। शायद यह सोचकर कि किसी के काम आ जाए, शायद यह सोचकर कि किसी के काम आ जाए और वह अपने लिए उपयोगी समझकर उठा ले जाएगा, शायद यह सोचकर कि किसी के काम आ जाए और वह अपने लिए उपयोगी समझकर उठा कर ले जाएगा, उठा कर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर जी। अंधेरे रास्तों में यूं तेरी आंखें चमकती हैं, अंधेरे रास्तों में यूं तेरी आंखें चमकती हैं, खुदा की बरकतें जैसे पहाड़ों पर उतरती हैं। तो आइए रंग भवन से अब मैं आपको सीधे एवरेस्ट की ओर लेकर चलती हूँ। सफ़र करते हैं ऊंची ऊंची वादियों का। सूरज के बहुत नज़दीक जब हम होते हैं तो धरती हमें कुछ और न्यारी, कुछ और प्यारी नज़र आती है। शून्य से उठकर फिर से शून्य में मिल जाने का ये रहस्य धरती और आकाश के अंतर जैसा है जो समझ में आकर भी कभी समझ नहीं आता। सुनते हैं दार्जिलिंग से पधारे नेपाली के जाने माने युवा कवि कमल भट्टाराई की कविता आग। कमल भट्टाराई जी की अब तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेक सम्मान भी आपको प्राप्त हुए हैं। अंतिम बिंदु कविता संग्रह काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं कमल भट्टाराई जी को। मेरो कविताको शीर्षक आगो। एक दिन आगोले भन्यो मलाई कमजोर नसोच्नु, एक दिन आगोले भन्यो मलाई कमजोर नसोच्नु, मेरा दाँतहरू छैनन् नभन्नु, मसित घाँटी छैन नभन्नु, अथवा मेरो ज्ञानेन्द्रिय छैनन् भनेर कहिले नसोच्नु। म शान्त छु, म स्थिर छु। कमल भट्टाराई की इस नेपाली कविता का भावानुवाद लेकर हमारे बीच हैं युवा कवित्री श्रीमती संगीता वर्मा। कविता, गीत, गजल आदि सभी विधाओं में आप लेखन करती हैं। देश विदेश के अनेक साहित्यिक सम्मानों से भी आपको नवाजा जा चुका है। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, घर अंधेरा देख, तो आकाश के तारे ना देख, राख कितनी राख चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे ना देख। कवयित्री संगीता वर्मा जी को हम आवाज दे रहे हैं। मेरी अनुवादित कविता का शीर्षक है आग। पवित्र पावनी अग्नि का मानव से संवाद, समझ न तू निर्बल मुझे, सुन मेरी भी बात।
संरचना तन की मेरे लिए हुए आकार, दंत नासिका कंठ मुख नयन नहीं साकार। जब तक मैं स्थिर पड़ी रहती तब तक शांत, क्रोध भरी चिंगारियां दावानल अक्रांत। बीहड़ जंगल खाक हो पल में रातों रात, समझ न तू निर्बल मुझे सुन मेरी भी बात। भौतिक संरचनाएं सभी अहंकार के श्रृंग, पलक झपकते ही करूं इन सबको मैं भंग। मुझ में इतनी शक्ति है सागर कर दूं भाप, गांव खंडर हो सभी शेष बचे नहीं नाप। मेट सकूं अस्तित्व सब मिटा सकूं इतिहास, अहंकार किस बात का मानव तेरे पास। आदि अंत द्वय शून्य है यह मेरा अमृत्य, मैं ही सृष्टि विनाश हूँ पंच तत्व का सत्य। मैं ही सृष्टि विनाश हूँ पंच तत्व का सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। और आइए अब मैं आपको उस स्थान पर लेकर चलती हूँ जहाँ बेफिक्री जो है वो सबसे पहला भाव है। उसके बाद आप जो भी करते हैं वो उसमें अनेक रंग घोल देता है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं अपने रंगले पंजाब की। धान परिधान और सम्मान से सजी पंजाब की धरा की ओर चलते हैं। जालंधर से हमारे बीच पहुंचे हैं पंजाबी के जाने माने कवि श्री रणधीर सिंह। खत जो लिखे रह गए कविता संग्रह की मुख्य कविता यहाँ पर ली गई है, इस सम्मेलन में शामिल की गई है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सहित आपको अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आप संगरूर राजकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आइए पंजाबी रचना सुनते हैं। यहाँ पर आवाज़ दे रहे हैं हम पंजाबी के जाने माने कवि श्री रणधीर सिंह जी को। कविता का सिरलेख है खत जो लिखणों रह गए। मैं उन्हां दिनां 'च बहुत मसरूफ सां लिख नहीं सकिया तैनूं खत। मैं उन्हां दिनां 'च बहुत मसरूफ सां लिख नहीं सकिया तैनूं खत। बहुत वार उजर कीता कोई बोल बोलां शब्द घड़ां। बहुत वार उजर कीता कोई बोल बोलां शब्द घड़ां, पर शब्द घड़न दी रुत्ते पहुंच गया कन्न बनाउण। श्री रणधीर सिंह जी की इस पंजाबी कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच अलवर से पधारे हैं वरिष्ठ कवि श्री रामचरण राग जी। आपके अब तक आधे दर्जन संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप साहित्य के लगभग सभी विधाओं में रचनाएं लिखते हैं। आपको देश विदेश में अनेक सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। सभी से इन दिनों रूठा हुआ सा लगता हूँ, मैं अपने आप को अब बेवफा सा लगता हूँ। चमक रहा था वो चेहरा किसी की आंखों में, मैं आईने में कोई दूसरा सा लगता हूँ। हम आवाज दे रहे हैं श्री रामचरण राग जी को। कविता खत जो लिखने से रह गए। उन दिनों में मैं बहुत मशरूफ था, लिख नहीं पाया तुम्हें खत। उन दिनों में मैं बहुत मशरूफ था, लिख नहीं पाया तुम्हें खत। की बहुत कोशिश कि कोई बात बोलूं शब्द रच दूं, किंतु सृजन के उस समय में कान बिंधवाने गया गोरख के टीले और घूमा हर गली में, और फिर भटका बहुत मैं ठीक करवाने उन्हीं को जो फटे थे कान मेरे। जो भी था, पर उन दिनों में मैं बहुत ही व्यस्त था। मैं तुला था इश्क को योग करने के लिए या योग को फिर इश्क करने के लिए। रह गए लिखने से शायद प्रेम के खत इसलिए ही, रह गए लिखने से शायद प्रेम के खत इसलिए ही। और अगली बार जब मैं जगा तो पास में थी मश्क मेरे भी, पर उधर पानी पिलाता था कन्हैया। बिना देखे दोस्त दुश्मन, और मैं कि दूर से ही गिन रहा था दोस्त दुश्मन। गिनतियों के इस गणित में ही शायद रुक गया था प्रेम के मेरे खतों का कारवां भी। पर नहीं उम्मीद छोड़ी, वक्त बीता बहुत, लेकिन मैं स्वयं को ले ही आया द्वार तेरे किस तरह भी। पर नहीं उम्मीद छोड़ी, वक्त बीता बहुत, लेकिन मैं स्वयं को ले ही आया द्वार तेरे किस तरह भी। किंतु चौंका देख कर मैं रास्तों की भव्यताएं, आंख चुंधिया गईं और मैं भी मिल गया उस भीड़ में। जो थी अंधी जा रही थी जो किसी का घर ढहाने, लूटने को, या किसी अबला की इज्जत, या कि बच्चों को बनाने को यतीम। और मैं था चल पड़ा उस भीड़ के संग, था यही मेरा कसूर। वरना तो खत मैं तुम्हें लिखता जरूर, वरना तो मैं खत तुम्हें लिखता जरूर।
रह गए इस बार भी प्रेम के खत अनलिखे ही। बाद में कुछ देर के दूर आकर दम लिया तो पुनः सोचा यही मौका है कि अब चित्रण करूं मैं, पर अचानक हाथ मेरे बन गए टायर गले के और धू धू कर लगे जलने। तब सब हुए निस्तब्ध कितने लोग मेरी ही तरह से शब्द खोए, भाव रूठे। किस तरह तब खत तुम्हें लिखता बताओ, हैं सभी जायज तुम्हारे गिले शिकवे तुम्हारे, और वे सिर आंख पर मेरे सभी हैं। किंतु है तुमसे गुजारिश, तुम मुझे भी माफ करना, मेरी माफी कबूल करना है यही उम्मीद मुझको। इस सदी के इसी सन में लिख सकूंगा खत वही मैं, रह गए लिखने से जो थे प्यार के खत, भाव के खत। लिख सकूंगा खत वही मैं, खत जो लिखने से रह गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब चलते हैं उस धरती पर जो हमें एकला चलो रे का संदेश देती है, और साथ ही रसगुल्ले की मिठास जो है वो नाम लेते ही जहन में आने लगती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती पर सुनते हैं बांग्ला कविता, जहां बिल्कुल सुनसान वीराने में कोई दुख से बात करता है। संवेदना, स्पंदन, छटपटाहट सब खुद ही सहता है चुपचाप अकेले में। बांग्ला कविता के साथ हमारे बीच हैं कोलकाता से पधारे श्री सोमित बसु। आपकी अब तक 22 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, आपको देश विदेश के सैकड़ों सम्मान मिल चुके हैं, आपकी अनेक कृतियों का अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। श्री सोमित बसु। অন্তর বাহির, অন্ধ হয়ে শুনেছি মর্মর, তুমি কি সেই পাখির ভাষা বোঝো? গভীর জলে শুকনো পাতাগুলি, তুমি কি সেই ঠোঁটের ভাষা বোঝো? আকাশ জুড়ে অশ্বক্ষুরধ্বনি, বুকের ভেতর লুকিয়ে পড়া কেউ, ছুরির বাঁটে রাত পাতাদের ছায়া, তুমি কি সেই পাখির ভাষা বোঝো? इस बांग्ला कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच हैं हिंदी की जानी मानी युवा कवियत्री श्रीमती सरला मिश्रा सरस। आप साहित्य की लगभग सभी विधाओं में रचनाएं लिखती हैं। आप हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की सलाहकार समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। वो मुस्कुराती भी अच्छी लगती है, गाती हुई भी अच्छी लगती है। हम आवाज दे रहे हैं सरला मिश्रा सरस जी को। सोमित बसु जी की कविता अंतर बाहर। कि आंख बिन हमने सुनी है, सूर होकर भी सुनी है सरसराहट। क्या समझ सकते हो पंछी की जुबान, सूर होकर भी सुनी है सरसराहट। क्या समझ सकते हो पंछी की जुबान। आसमां में अश्वटापों की ध्वनि, और मन भीतर छिपा कोई कहीं। आसमां में अश्वटापों की ध्वनि, और मन भीतर छुपा कोई कहीं। रात में पत्ते झरे वो सुगबुगाहट। क्या समझ सकते हो पंछी की जुबान। रात में पत्ते झरे वो सुगबुगाहट। क्या समझ सकते हो पंछी की जुबान। मोह में अंधा तुम्हारे हो गया, घास में कोई उजाला खो गया। मोह में अंधा तुम्हारे हो गया, घास में कोई उजाला खो गया। तो सर्वनाशी के सुरों की छटपटाहट। क्या समझ सकते हो पंछी की जुबान। सूर होकर भी सुनी है सुगबुगाहट। क्या समझ सकते हो पंछी की जुबान।
सरसराहट जो मेरे अंदर छिपी है, क्या समझ सकते हो पंछी की जुबान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सागर के तट और पहाड़ों के वट जब एक साथ मोहब्बत की दास्तान लिखते हैं तो पत्ते और लहरें भी एक अजीब सा रहस्य आसपास रचते रहते हैं। बोडो कविता लेकर हमारे बीच हैं श्री गंगाधर रामसियारी जी। आपकी 5 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं और हमारे अपने आकाशवाणी के नाटक और संगीत अनुभाग के आप कलाकार हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, और हम यहाँ पर बुला रहे हैं श्री गंगाधर रामसियारी जी को। आंनि खन्थाया लैथो नों जौमोन, लैथो नों जौमोन, लैथो नों अराय जौमोन, नोंनि जौमोननि खालाराथ' रावजोंबो मख'जाया। नाथाय मोसौ फाफ्लि बायदि दोहौजों मोसायो नों बबेबा फाराव बिच मुं लाना। बाला गोरान फैलाव बिखायाव नोंनि दोहौजोंनो बेसेबा रंजादों रंजाफादों, रिउ रिउ नुस'हाया नोंनि बै फार। श्री गंगाधर रामसियारी की इस बोडो कविता के हिंदी अनुवाद के लिए हम आवाज दे रहे हैं राजधानी दिल्ली के रहवासी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी को। राजेश श्रीवास्तव जी, आप हिंदी के तमाम छंदों से बखूबी परिचित हैं। छंदों पर आधारित कृति छंद मालिका आपकी काफी चर्चित कृति है। क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा कहाँ बशर इस दुनिया में, मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में। हम आवाज दे रहे हैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी को। इस कविता का शीर्षक सागर हूं चिरी युवा सदा में। लहरें मेरी बाह पसारे, लहरें मेरी बाह पसारे, देख जिन्हें मैं मुस्काता, सागर हूँ चिर युवा सदा में, आनंदित हो हुलसाता, लहरें मेरी बाह पसारे, कांधे बैल लगे सम मेरे, निश्चलता से धड़क रहा, टकराती लहरें जब मुझसे, यौवन मेरा फड़क रहा, टकराती लहरें जब मुझसे, कि सूखी रेत चमकती चम चम, सूखी रेत चमकती चम चम, उसमें भी मैं घुल जाता, सागर हूँ चिर युवा सदा मैं, आनंदित हो हुलसाता, अनकही कहानी सदियों से मड़िया भूषण धरे हुए, सागर मंथन देखा सबने, सागर मंथन देखा सबने, भीषण विष भी भरे हुए, गले लगाता हर आगत को, पीड़ा सबकी सुलझाता, सागर हूँ चिर युवा सदा मैं, सागर हूँ चिर युवा सदा मैं, आनंदित हो हुलसा
मुक्त सदा मैं पावन तट हूँ, नाच नाच कर झूम रहा। जलयान कभी नौका आते, जलयान कभी नौका आते, लेकर उनको घूम रहा। आलिंगन का प्रेम जगाता, पाप सभी के धुल पाता। सागर हूँ चिर युवा सदा में, निश्चलता से घुल जाता। जग कहता है मैं खारा हूँ, हरा भरा नित रहता हूँ। गिर से नदियाँ मुझसे मिलती, गिर से नदियाँ मुझसे मिलती। जीवों का पोषण करता हूँ, तारे चंदा रात सजाते, दिन में मैं झुलसाता। सागर हूँ चिर युवा सदा मैं, सागर हूँ चिर युवा सदा मैं। आनंदित हो हुलसाता, लहरे मेरी बाह पसारे, लहरे मेरी बाह पसारे। देख जिन्हें मैं मुस्काता, सागर हूँ चिर युवा सदा मैं। आनंदित हो हुलसाता। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और देर हम इन्हीं घाटियों और वादियों का सफर करते हैं, सुनते हैं मणिपुरी कविता। संवेदनाएं चाहे पहाड़ की हो, धरातल की हो या फिर सागर के मुहाने की हो, बदलती और मुड़ती तो कभी भी नहीं है। मणिपुरी कविता में आज ये प्रभाव आप महसूस करेंगे। आपकी लगभग 12 से अधिक किताबें सामने आ चुकी हैं। फिल्मों के लिए भी आपने बहुत से गीत लिखे हैं। आप एक कुशल संपादक हैं, समीक्षक भी हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। संगीत और स्वर के संगम को एक बार फिर महसूस करते हैं मणिपुरी कविता में। हम यहाँ पर बुला रहे हैं शारूबम रोमेश्वर सिंह जी को। मेरा कविता का नाम मणिपुरी अंगौब खुनु। खुल्लग पोरी युमदा लंबीद तारंब थमोय अमा अइना, खुल्लग पोरी युमदा लंबीद तारंब थमोय अमा अइना। खंगौदना ओनख्रे थमोयदुना अंगौविना फी, खंगौदना ओनख्रे थमोयदुना अंगौविना फी। पाकतुने गली इमादा इसिन इनाउसिंदा मथंग मथंग अइना, पाकतुने गली इमादा इसिन इनाउसिंदा मथंग मथंग अइना। मधुदगी इंसिनबिरे इनफीदु नुक्सिरबी इमागी मनंगंदा अंगकपनी अंगकपनी। श्री शारंबम रामेश्वर सिंह जी की इस मणिपुरी कविता के हिंदी अनुवाद के लिए हमारे बीच हैं युवा कवि श्री वैभव वंदन। शब्दों और स्वरों का अजब वैभव है इस युवा कवि के पास। अम्मा तेरे बाद मुझे कौन कहेगा चांद मुझे, क्या करूंगा तोड़ के तारे कौन देगा दाद मुझे। वैभव वंदन जी। रामेश्वर सिंह जी की कविता सफेद कबूतर। रास्ते पर पड़ा था एक दिल, रास्ते पर पड़ा था एक दिल, उठा लाया मैं उस दिल को, अचानक बदल गया वह दिल एक सफेद ओढ़नी में। अचानक बदल गया वह दिल एक सफेद ओढ़नी में। घबराकर मैंने दिखाया उसे माँ बहन भाई एक के बाद एक सभी को। माँ ने उसे ओढ़ लिया, माँ ने उसे ओढ़ लिया। अचंभित ओढ़नी ओढ़ने के बाद, अचंभित मैं ओढ़नी ओढ़ने के बाद, माँ बन गई एक लाश, माँ बन गई एक लाश। अक्सर कहते हैं
अगर पाप रहित हाथों से कोई कविता लिखे तो कविता बदल जाती है सफेद कबूतर में। पाप रहित हाथों से अगर कोई कविता लिखे तो कविता बदल जाती है सफेद कबूतर में। सोचा लिखूं कविता उस कफन पर जो माँ को ढक रहा था। सोचा लिखूं कविता उस कफन पर जो माँ को ढक रहा था, ताकि माँ बन जाए एक सफेद कबूतर, ताकि माँ बन जाए एक सफेद कबूतर। और देखूं रोज उसको, मैं घबरा जाता हूँ, सोचता हूँ क्या मैं पाप रहित हूँ। मैं घबरा जाता हूँ, सोचता हूँ कि क्या मैं पाप रहित हूँ। जैसे माँ के गोद में एक नन्हा सा बच्चा, क्या मैं वैसा हूँ? क्या मैं वैसा हूँ? क्या मेरे लिखने के बाद जीवित हो उठेगी माँ? क्या मेरे लिखने के बाद फिर जीवित हो उठेगी माँ एक सफेद कबूतर के रूप में, शांति का पैगाम फैलाने के लिए? क्या जीवित हो उठेगी माँ एक सफेद कबूतर के रूप में, शांति का पैगाम फैलाने के लिए? धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं मिथिला की धरती पर, जहाँ की मिट्टी, नदी, नाले, पेड़ पौधे, जीव जंतु हर किसी को उकसाते हैं, ललचाते हैं, अपने आप में एक कहानी समेटे हुए रहते हैं। अपनी माटी के वैभव और वंदना के लिए मिथिलांचल से हमारे बीच हैं गुंजन श्री उर्फ के.एम. ठाकुर। आपकी 6 किताबें पाठकों के सामने आ चुकी हैं, अनेक सम्मानों से भी आपको नवाजा जा चुका है। भारतीय भाषाओं के प्रचार में जुटे मैथिली कवि इस समय आपके समक्ष गुंजन श्री जी। कविताक शीर्षक अछि कागज सँ फारकैत पबैत सौंदर्य बोध। धनरोपनीक अलखैत चान सनक खेतक, माटि में भीजल उमकैत आत्मा। धनरोपनीक अलखैत चान सनक खेतक, माटि में भीजल उमकैत आत्मा। खलसैत खेत पथार, आ ताहि में घरेर करैत धानक बीट। डॉक्टर गुंजन श्री की इस मैथिली कविता का हिंदी अनुवाद लेकर हमारे बीच हैं दिल्ली की ही कवियत्री सुश्री नंदिनी श्रीवास्तव। आज फिर चांद खामोश है आपकी काफ़ी चर्चित कृति है। अनेक साहित्यिक संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई हैं। देश विदेश के कई सम्मानों से भी आपको नवाजा जा चुका है। जब सारा जीवन बीत गया वनवासी जीवन को ढोते, तब पता चला इस दुनिया में सोने के हिरण नहीं होते। हम आवाज दे रहे हैं नंदिनी श्रीवास्तव जी को। गुंजन श्री जी की मैथिली कविता कागज से परे उभरता सौंदर्य बोध। धवल चांदनी में चम 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 चमक रहा है रोपा धान, और खलिहानों की पगडंडी पर चिंतित है वृद्ध जवान। नाग पंचमी मधु श्रावणी पूजा करती बहु बेटियां, आंचल में हैं गुथे मनोरथ के सब सागर सारी नदियां। जामुन आम की मादक खुशबू से है सारा आलम महका, 12 मास चले घर कैसे सबके मन में यह आशंका। 12 मास चले घर कैसे सबके मन में यह आशंका। और हम संकट को गाने वाले लौट के यूं नहीं आए हैं, कुछ तो उसकी मर्जी होगी, कुछ होगा विधि का विधान। और खलिहानों की पगडंडी पर चिंतित हर एक किसान, और खलिहानों की पगडंडी पर चिंतित है वृद्ध जवान। और अंतिम बंद इस गीत का कि हम मिथिला का वो नभ हैं जिस पर इंद्रधनुष निकलेगा। गांव ज्वार का हर एक बच्चा मेरे पद चिन्हों पे चलेगा। हम नहीं कागजों पर अब और सुंदरता का गान लिखेंगे, हाथ थाम कर परिवेश का जीवन का अभिमान लिखेंगे। हाथ थाम कर परिवेश का जीवन का अभिमान लिखेंगे। बाह पसारे खड़ी
है मिथिला स्वागत में अनुराग से, बाह पसारे खड़ी है मिथिला स्वागत में अनुराग से। बच्चे गाँव को लौट के आए तो आए मुस्कान, बच्चे गाँव को लौट के आए तो आए मुस्कान। और खलिहानों की पगडंडे पर चिंतित है वृद्ध जवान, धवल चांदनी में चम 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 और खलिहानों की पगडंडे। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सागर के भीतर की कुछ संवेदनाओं को महसूस करने के लिए। किसी गहरे में उतर चुकी नाव के राही की शाम की उदासी कभी कभी लहरों के किनारे जो है वो भी महसूस करते हैं, लहरें खुद बताती हैं। इसी सिहरन को शब्दों में बांधकर केरला से हमारे बीच आई हैं डॉक्टर आर्यांबिका। आपकी 6 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, साहित्य अकादमी सहित अनेक सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। आप संस्कृत की प्राध्यापिका हैं, मलयालम में सपने देखती हैं और हिंदी में हमें आंदोलित करती हैं। डॉक्टर आर्यांबिका। എൻ്റെ കവിതയുടെ പേര് കൺപീലി. നിന്റെ പുസ്തകത്തിൻ വരിവക്കിലുണ്ടെൻ്റെ കൺപീലി പുഞ്ചിരിത്തെല്ലുപോൽ, എന്തിനാകാമടർന്നത് നിൻ ലിപി സ്വന്തമെന്നൊരു കണ്ണൊപ്പു വയ്ക്കാനോ. നിന്റെ പുസ്തകത്തിൻ വരിവക്കിലുണ്ടെൻ്റെ കൺപീലി പുഞ്ചിരിത്തെല്ലുപോൽ. श्रीमती आर्यांबिका जी की इस मलयालम कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आई वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर रंजिता सिंह। आपकी आधे दर्जन से अधिक किताबें प्रकाश में आ चुकी हैं। बिहार सरकार से राजभाषा सम्मान सहित सैकड़ों सम्मानों से भी आपको नवाजा जा चुका है। जुल्फ अंगड़ाई तबस्सुम चांद आईना गुलाब, भूखमरी के मोर्चे पर ढल गया इनका शबाब। पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस प्यास में किसको फुर्सत है पढ़े दिल की किताब। हम आवाज दे रहे हैं डॉक्टर रंजिता सिंह जी को। पलक कविता का हिंदी अनुवाद मैं आप सभी को सुना रही हूँ। तेरी किताब की हर पंक्ति के किनारे गिरी मेरी पलक, जैसे छोटी प्यारी मुस्कान। किस लिए ठहरी होगी वहाँ, किस लिए ठहरी होगी वहाँ, क्या तेरे अक्षरों पर अपना निशान छोड़ने को, या लगा हो जैसे एक अधूरी काली चांद की रेखा। पूरा करना चाहती है वह सब जो बिना दृष्टि शब्दों से छूट गया। पूरा करना चाहती है वह सब जो बिना दृष्टि शब्दों से छूट गया। क्या रख दिया था उस पर दीर्घ चुंबन, क्या रख दिया था उस पर दीर्घ चुंबन, किस लिए झुकी थी वह पलक। तेरे शब्दों में कुछ तो छुपा है अब तक, तेरे शब्दों में कुछ तो छुपा है अब तक। क्या वह हंसी की कला नहीं, क्या वह हंसी की कला नहीं, किसी गहरी उदासी की डूबी हुई नाव का इशारा थी, या अपने अस्तित्व से उमड़कर बहते हुए स्वयं भीतर के लेखा लिखने को, अपनी अंतर कथा कहने को बस पल के ही जान सकी, बस पल के ही जान सकी। रोज बहते आंसुओं को रोकने का यत्न, क्या कोई नया इंद्रधनुष बुन गया था, क्या कोई नया इंद्रधनुष बुन गया था चुपके से तेरी गीली पलकों पर। फिर क्या करूं, फिर क्या करूं उस गिरे हुए पल भर की सुंदरता का, क्या रख लूं उसे बचपन की हथेली पर, क्या रख लूं उसे बचपन की हथेली पर एक कोमल स्वप्न की तरह और धीरे से फूंक दूं।
और धीरे से फूंक दूं और जाने दूं हवा में। नहीं नहीं, शब्दों को पलने दो, अर्थों के घोंसले में ठहरने दो, ठहरने दो। व्यर्थ नहीं होता कोई भी भाव, वह किसी गहरे अर्थ में ही खिल उठता है, वह किसी गहरे अर्थ में ही खिल उठता है, द्विगुणित होते मयूर पंखों की तरह। यह पलक ही तो है, यह पलक ही तो है जिससे बुनते हैं कवि अपनी कविताएं, सूक्ष्म धागे सी कोमल पर गहरी, मान और अपमान से परे, ध्यान की साधना में स्थिर। अभी पन्ने बंद कर दो, अभी पन्ने बंद कर दो, आने वाले दिनों में इन्हें फिर पढ़ेंगे नए और अलग अर्थों में। अभी पन्ने बंद कर दो, आने वाले दिनों में इन्हें फिर पढ़ेंगे नए और अलग अर्थों में। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ वहाँ जहाँ फिजा में घुला है तुलजा भवानी का रंग, वीर शिवाजी की गाथाएं जहाँ घुली हैं, दही हांडी की धूम है तो गणपति उत्सव की महक भी है और साथ ही जोश और उल्लास भी। लावणी मन मोह लेती है, पोवाड़ा प्रेरित करता है और नवसारी जो है वो महाराष्ट्र की सुंदरता हमारे सामने रखती है। आमची मुंबई की बात करते हैं, माया नगरी मुंबई में आपको लेकर चल रही हूँ। जेब में दौलत हो पर मन न हो तो खर्च करने का फायदा नहीं, लेकिन बहुत मन हो, दौलत कम हो, तब भी लगता है कि सब कुछ खरीद लिया गया है। तो मुंबई की धरा से ऐसा ही कुछ भाव आप सभी के सामने अब प्रस्तुत करने आ रहे हैं दासू वैद्य जी। आपकी 12 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, आप फिल्मों के लिए और धारावाहिकों के लिए गीत लिख चुके हैं, साहित्य अकादमी सहित अनेक सम्मान आपको मिल चुके हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए भी कई तरह के कार्यक्रमों का आलेख आप तैयार करते रहे हैं। मराठी कविता के लिए श्री दासू वैद्य जी। मेरे कविता का नाम है मागणं। कुणाच्याही गळ्यात गुदमरू नये गाणं, कुणाच्याही गळ्यात गुदमरू नये गाणं, जगण्याला शब्दांच्या मुंग्या लागाव्यात। कुणाच्याही गळ्यात गुदमरू नये गाणं, जगण्याला शब्दांच्या मुंग्या लागाव्यात। आवेळी आलेल्या भुकेल्यासाठी कोरभर कविता झाकून ठेवलेली असावी घरोघर। आवेळी आलेल्या भुकेल्यासाठी कोरभर कविता। श्री दासू वैद्य जी की इस बेहतरीन मराठी कविता के हिंदी अनुवाद के लिए हमारे बीच हैं राजधानी दिल्ली के ही वरिष्ठ कवि और नाटककार डॉक्टर अशोक सम्राट जी। आपकी आधे दर्जन किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। राजभाषा हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार के लिए भी आप सदा सजग रहते हैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। हम आवाज दे रहे हैं डॉक्टर अशोक सम्राट जी को। शीर्षक है मांगना। किसी भी कंठ में न घुटे गीतों के प्राण, किसी भी कंठ में न घुटे गीतों के प्राण, जीने को लग जाएं शब्दों की चींटियां। बेवक्त चले आए भूखे के लिए, ढकी रहे हर घर में एक ग्रास कविता। खूंटी से लटकी कमीज में खनखनाते रहे चंद सिक्के बच्चों की खातिर फिरकी खरीदने के लिए। जेबें भरी रहें, जेबें भरी रहें बाल बच्चों की चॉकलेट टॉफियों से। महकते रहें दिन भर छुरियों के दुपट्टे, सुबह चुने हुए पारिजात की गंध से। लटकाए हुए कटोरों में चली आए गोरैया प्यास बुझाने। दिन की रोटी के संग हो समस्त प्रार्थनाओं की स्वादिष्ट सब्जी, खाने के पश्चात सूखते रहे यूं ही झूठे हाथ। अथक बतियाने के चक्कर में, अथक बतियाने के चक्कर में प्यासी अंजुरी भर जाए चापाकल से ढुलती स्वच्छ पानी की धारा से। बंदूक की नली में गोरैया बुने घोंसला, बंदूक की नली में गोरैया बुने घोंसला। बम तब्दील हो जाए रंग बिरंगे गुब्बारों में, झंडों का काम हो केवल हवा की दिशा दर्शाना। लब्ध रहे मनुष्य, लब्ध रहे मनुष्य एक दूजे पर, अंधेरे में से निकलती करहा सुनाई दे दिन के उजाले में। दुनिया भर का संगीत एक दूजे में घुल जाए
और मिल जाए सांसों की लय। धरती नामक गोलगप्पा लवरेज रहे जीने के खट्टे मीठे पानी से। बहुत नहीं, बहुत अधिक नहीं है मांगना, बस बोए बीज से हर दिन फूटे 2 कल्ले और कभी ना उबे मिट्टी पेड़ों के प्रसव से, और कभी ना उबे मिट्टी पेड़ों के प्रसव से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बिंब जीवन की बहुत गहरी सुंदरता बताते हुए। आइए अब उस भाषा की कविता सुनते हैं जिसके शब्द हिंदुस्तान की माटी के कण कण में घुले हुए हैं, विराजमान हैं। सिंधी कविता। हमारे बीच हैं भोपाल से पधारे सिंधी के जाने माने कवि श्री अशोक जमनानी। साहित्य अकादमी सहित आपको देश विदेश के अनेक सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। फिल्मों के लिए भी आपने गीत लिखे हैं। लगभग 12 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री अशोक जमनानी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं सिंधी कविता। मेरी कविता का शीर्षक है वारिस। हुन मिट्टी जा वारिस आयूं, हुन मिट्टी जा वारिस आयूं, हुन धरती जा वारिस वारिस आयूं, हुन मिट्टी जा वारिस आयूं, हिकु ॾींहुं ईंदो पंहिंजी थींदी। हुन मिट्टी जा वारिस आयूं, हिकु ॾींहुं ईंदो पंहिंजी थींदी। पर सिंध के असां विसारियूं कीअं, पर सिंध के असां विसारियूं कीअं। श्री अशोक जमनानी की इस सिंधी भाषा की कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच हैं ए से जेड तक सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके, वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित डॉक्टर शंभू पंवार जी। आपको लगभग 200 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। शहर की इस बेकसी में सब कुछ खोकर लौटा हूं, शहर की इस बेकसी में सब कुछ खोकर लौटा हूं। जवां होकर आया था, बूढ़ा होकर लौटा हूं। क्या हुआ उस मेले में मुझको खबर नहीं यारो, मैं तो खाली भीड़ भाड़ में धक्के खाकर लौटा हूं। चिड़ावा राजस्थान से हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू पंवार जी। वारिस का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। हम वारिस हैं, हम वारिस हैं उस मिट्टी के वारिस, हाँ उसी मिट्टी के जिसकी महक आज भी सांस लेती है हमारे लहू में धीरे धीरे धीरे। एक दिन होगा अपना होगा, एक दिन होगा अपना होगा, पर कैसे भूलें उस सिंध को जहां हमारे पुरखों का घर था आज भी है यादों की एक उजली लो बनकर। धरती भले न मिली पर धरती का नाम तो अभी भी हमारा है। बिछड़कर भी कैसे भूलें जो हर धड़कन के पीछे अपना एक स्पर्श छोड़ जाता है। हम तो फूल की वो खुशबू हैं, हम तो फूल की वो खुशबू हैं जो गुल से अलग होने के बाद भी गुल ही की पहचान लिए फिरती हैं। ये रिश्ता दीवानगी नहीं, ये तो संगीत है, जड़ों का संगीत, जड़ों का वह संगीत जो पीढ़ियों के पार बसता रहता है, बसता रहता है, बसता रहता है। सरहदें टूटी, नक्शे बदले, अपना यह भी है पर अपना वो भी था। आज भले पराई कहलाएं उधर की दीवारें, पर वहाँ एक घर हमारा भी है। उस घर की बुनियाद उधर की धूप में पकी थी, वह धड़कती है आज भी हमारी सांसों की तह में। जो आज कहानी लगती है वो हकीकत है हमारे पुरखों की सांसों से लिखी हुई। स्मृतियां धुंधली पड़ती जा रही हैं, पर याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम वारिस हैं एक ऐसे जख्म के जो अब तक हरा है। कैसे भूल जाएं उस दर्द को, वो दर्द हमारी पहचान का पहला अक्षर है। हम उस मिट्टी के वारिस हैं, हाँ हम उस मिट्टी के वारिस हैं, उसी मिट्टी के जिसका हर कण कहता है एक दिन होगा अपना होगा, एक दिन होगा अपना होगा। पर कैसे भूलें सिंध को, कैसे वह आज भी हमारे पुरखों का घर है। हमारी जड़ों की लो चुपचाप जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अब फिर से आपको मैं उस संस्कृति का सफ़र करवाती हूँ जहाँ फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, पठार हैं, खेत खलिहान हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक दर्द भी है जो बयां नहीं हो सकता, जिसे समझा जाता है सिर्फ शब्दों के द्वारा, जिसे कह सकता है कोई कवि ही। संथाल परगना से हमारे बीच हैं शिबू सोरेन जी। आप नाटक, लघु कथाएं, कविताएं, कई विधाओं में आप लिखते हैं। दर्जनों किताबें आपकी हैं, अनेक सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं और आज अपनी माटी की कौन सी सदा ये फिर भी नामक कविता से हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैं बेहद सम्मान से यहाँ मंच पर बुला रही हूँ संथाली कविता पढ़ने के लिए शिबू सोरेन जी को। एंते रहो धरती आयुदोई जाड़ावाकान रेहे रेहे रुवतई गेरांग जंकान अंतर ताला उनिया हमर आजमकान एंते रहो दारी डरे बाहा शाहरुखान गुजुरिना बतर गुरलौ बाराइकान हर जजम तेजुको कामसाओ बाराइकान बतर जाला दिशम हरको लुकु लुकु तकान एंते रहो बीरे चेनाकु सिरिन जंकान। श्री शिबू सोरेन जी की इस संथाली कविता के हिंदी अनुवाद के लिए हमारे बीच हैं रांची झारखंड से पधारे हिंदी के युवा कवि श्री मनीष कुमार सिन्हा जी। मैं ही जान सका और बोलती कथाएं आपकी चर्चित किताबें हैं। देश विदेश के अनेक सम्मान से भी आप नवाजे जा चुके हैं। आप एक समाज सेवी भी हैं। पीठ पे बच्चा, बाह में झोला, गठरी हाथों में होती है, ऐसी माता अक्सर गांवों और देहातों में होती है। हम आवाज दे रहे हैं मनीष कुमार सिन्हा जी को। शीर्षक फिर भी। धरती माता नित्य जीर्ण शक्तिहीन हो रही है। धरती माता नित्य जीर्ण शक्तिहीन हो रही है। प्रचंड ज्वर से विकल कराह रही रो रही है। अंतर मन में लिए वेदना घोर पीड़ा अमंगल है, फिर भी वे पुष्प पल्लव से भर रही जंगल है। कलुषित काल की घोर कालिमा छाई है, जीवाणुओं के प्रहार से धरा थर्राई है। भय व्याकुल मानव रो रहा त्राहिमाम है, फिर भी वन पक्षी गा रहे मधुर गान है। राजनीति के आग में जल रही मानवता है, विश्व शत्रु बना एक दूजे पर शस्त्र तानता है। अविश्वास मानवीय संबंधों को निगल रहा है, फिर भी नेह ऊर्जा ले सूर्य पूर्व से उग रहा है। प्रलयकारी वायु वेग है, दामिनी विकराल है। प्रलयकारी वायु वेग है, दामिनी विकराल है। तिमिर रात्रि का रचती यहाँ नित्य माया जाल है। मनुष्य सुपथ से दिग्भ्रमित हो भटक रहा है। मनुष्य सुपथ से दिग्भ्रमित हो भटक रहा है, फिर भी नक्षत्र मंडल अंबर में चमक रहा है। भूकंप में कितनों के रैन बसेरे टूट गए। भूकंप में कितनों के रैन बसेरे टूट गए, कितनों का तो जीवन से नाता छूट गया। बच्चे भी होकर लावारिस दर से बदर रहे हैं। बच्चे भी होकर लावारिस दर से बदर रहे हैं, फिर भी चूहे खेत के गेहूं बिल में भर रहे हैं। और आखिरी 4 पंक्तियां हैं। हिंसा युद्ध मृत्यु संपूर्ण जगत में दुख है। हिंसा युद्ध मृत्यु संपूर्ण जगत में दुख है। रुदन क्रंदन ही अब हर गांव घर में प्रमुख है। बाग में चोरी से भंवरे पुष्प रस पी रहे हैं। बाग में चोरी से भंवरे पुष्प रस पी रहे हैं, फिर भी वृक्ष की आड़ में प्रेमी प्रणय जी रहे हैं। सभी को धन्यवाद। अब हिंदी भाषा के वरिष्ठ कवि डॉक्टर BL गौड़ जी का स्वागत कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 90 साल की उम्र में भी वो इस वक्त हमारे बीच निरंतर बैठे हुए हैं। और बड़ी बात यह भी है कि 90 से अधिक चर्चित रचनाएं आप लिख चुके हैं। अनेक रचनाकारों को आगे लाने में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश विदेश में कई सम्मानों से आप नवाजे जा चुके हैं। हम बड़े आदर के साथ डॉक्टर BL गौड़ साहब को आवाज़ देते हैं कि वे मंच पर आएं और अपना गीत पढ़ें।
कविता का शीर्षक है ए हिमखंड गलो मत ऐसे। ए हिमखंड रे हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। ए हिमखंड मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल। तुम जन्मे सीधे अंबर से, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल। रूप हमारा भले अलग हूँ, पर दोनों का उद्गम जल है। और तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, पर जीवन तो पल दो पल है। तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, पर जीवन तो पल दो पल है। और तुम पालोगे गल कर मंजिल, मैं भटकूंगा गली गली। ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। पाकर ताप लगी तुम बहने, और पाकर दर्द लगा मैं कहने। तुमने गल कर पाई नदियाँ, तुमने गल कर पाई नदियाँ, मैंने दर्द बहाए अपने। तुम सोते फैला कर चादर, क्या जानो तुम दुख धरती के। तुम रहते आनंद मगन जो, जगमग घाट नदी रमती के। एक दिवस जब मुड़ कर देखा, एक दिवस जब मुड़ कर देखा, पाई अपनी उम्र ढली। ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। तुमने जीवन भर सुख भोगे, तुमने जीवन भर सुख भोगे। गलते तुम 2-4 महीने, तुम क्या जानो मानव मन को। अरे तुम क्या जानो मानव मन को, जो गलता हर साल महीने। क्या तुमने भी वह दुख भोगा, क्या तुमने भी वह दुख भोगा, जो मैंने हर पल छिन भोगा। तुमने गल कर राह बना ली, तुमने गल कर राह बना ली। मैंने गल कर बिटिया पाली। तुमने गल कर राह बना ली, मैंने गल कर बिटिया पाली। मुझसे ज्यादा पत्नी रोई, मुझसे ज्यादा पत्नी रोई, जब बिटिया ससुराल चली। ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सर्वभाषा कवि सम्मेलन अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हिंदी भाषा के अगर हम कहें अकरादी क्रम में स्वतः ही हिंदी का नंबर सबसे बाद में आता है। और आपको बताएं कि हिंदी भाषा के लिए हर वर्ष 2 कवियों का चयन किया जाता है, एक गीत के लिए और एक छंद मुक्त कविता के लिए। तो इस वर्ष जो कवि चुने गए उनमें आपने डॉक्टर BL गौड़ को सुना, गीत का आनंद आप ले चुके हैं। आइए अब छंद मुक्त कविता सुनते हैं और मैं मंच पर इसके लिए बुलाऊंगी डॉक्टर हेमंत कुकरेती जी को। अब तक आपकी 20 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। चांद पर नाव और कवियों ने कहा आपकी चर्चित कृतियां हैं। रचना और आलोचना के लिए भारत भूषण, केदार सम्मान जैसे कई सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। बड़े ही सम्मान से, अदब से हम इस समय पोडियम पर आवाज़ दे रहे हैं डॉक्टर हेमंत कुकरेती को। दीवारें तोड़ दो, मनुष्य को बांटने वाली दीवार नहीं चाहिए मृत कला जीवित समाज में। एक मनुष्य दीवार बनाता है, देता है मनुष्य को सुरक्षा।
मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवार उठाने वाला मनुष्य नहीं है। मिट्टी में दहकता पसीना मिलाने से बनती है ईंट। सिर्फ गारे से नहीं बनते घर, खून करना पड़ता है पानी। पानी को भी देना पड़ता है रूप। धूप के लिए होनी चाहिए जगह। दरवाजे तोड़ते हैं दीवारों का एकांत, जोड़ते हैं आकाश से। खुद दीवारें कभी नहीं छोड़ती धरती। इस हुनर में मनुष्य चट्टान बनता है। पलस्तर पर रेत नहीं चमकती, चमकती है सूर्य से होड़ लेती मनुष्य की आग। दीवार लपट बनकर परखती है मनुष्य को, उसके चेहरे के आब और असमतल को आकार देती हैं उंगलियां। मनुष्य का जिगर सुलगता है और आत्मा की तरह चमकने लगती है दीवार। वह जड़ नहीं रहती, करती है पीछा। ऐसी दीवारें बनाना एक मानवीय सलीका है। पर कुछ महान दीवारें बनाई हैं बड़े लोगों ने। उनकी ऊंचाई दीवारों के सामने हमेशा नीची रह गई। जब भी दीवार बनाओ तो छोड़ दो मनुष्य जितनी जगह। घर की शक्ल दो दीवार को, सरहद की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर हेमंत कुकरेती की कविता यही बताती है कि अगर किस्मत में पत्थर होना ही लिखा हो तो दीवार की बजाय हम पुल बन जाएं, लोगों को आपस में जोड़ें। प्यार बांटें, प्यार बढ़ाएं। हम सभी भारतीय विभिन्न जातियों, धर्मों, प्रांतों और भाषाओं में जी रहे हैं, पर हम एक हैं। हमारा गणतंत्र एक है, हमारा ध्वज एक है, हमारी भावनाएं एक हैं, हमारी संवेदनाएं एक हैं, हमारे दर्द भी एक जैसे हैं और खुशियां भी एक जैसी हैं। इस कवि सम्मेलन में हमने देश के तमाम हिस्सों के दर्द सुने हैं और खुशियां साझा की हैं, परंतु हमारा मकसद सदा से एकता और अखंडता का रहा है। हमारा संविधान भी यही कहता है और हमारा विधान भी यही कहता है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अब हम इस कवि सम्मेलन से आप सभी से अनुमति लेंगे। शब्द बने जहां, शब्दों शब्दों भाषाएं, सदा ज्ञान के फूल खिले, निस्ले कर महके आशाएं। संस्कृत से लेकर हिंदी तक हर भाषा में कविताएं, हर भाषा के अनुवादक घर घर कविता पहुंचाए। देश काल माहौल का जिसमें होता है उत्तम लेखन, ये है आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन। ये है आकाशवाणी का सर्वभाषा कवि सम्मेलन। अभी आप विगत 23 नवंबर को आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2026 के संपादित अंश सुन रहे थे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे श्री कमल किशोर बड़ाइक और सुश्री नीलम मलकानिया। प्रस्तुति सहयोग दिया था जय सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।